गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम किसी भी बिजनेस की उन नसों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे उसका खून, मतलब उसका प्रोडक्ट, ग्राहकों तक पहुंचता है। और इन नसों को बनाना और इन्हें चालू रखना एक कला है। एक गलत नस या ब्लॉकेज पूरी सप्लाई रोक सकता है। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। कंपनियां बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने में लगी हैं, करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस सवाल को नजरअंदाज कर देती हैं कि वो प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचेगा कैसे। हाँ, अगर पहुंच ही नहीं पाया तो बाकी सब बेकार है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि कोई कंपनी ये कैसे तय करती है कि उसका सामान ग्राहक की खरीद की जद में कैसे आएगा, वो कौन से रास्ते बनाती है, उन पर कंट्रोल कैसे रखती है, और ये कैसे पता लगाती है कि वो रास्ता सही काम कर भी रहा है या नहीं। हाँ, तो चलिए इसे सुलझाते हैं। शुरुआत में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या मैं अपना सामान खुद बेचूं या दूसरों के भरोसे रहूं? एक तरफ पूरा कंट्रोल है और दूसरी तरफ किसी और का बना बनाया नेटवर्क। ये फैसला एक कंपनी की किस्मत तय कर सकता है। आप इसे कैसे देखती हैं? आपने बिल्कुल सही जगह से शुरू किया है। यही सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला है जिसे हम चैनल डिजाइन कहते हैं। ये उस इमारत की नींव है जिस पर आपकी पूरी बिक्री टिकी होगी। अच्छा। और आपने जो सवाल उठाया, खुद बेचें या किसी और के जरिए, यही इसके पहले हिस्से को जन्म देता है। चैनल का प्रकार यानी टाइप ऑफ चैनल चुनना। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल। हाँ, डायरेक्ट मतलब कंपनी अपनी वेबसाइट या स्टोर से सीधे ग्राहक को बेचे, और इनडायरेक्ट मतलब बिचौलियों के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। बिल्कुल। लेकिन क्या आज के दौर में ये सोच थोड़ी पुरानी नहीं हो गई? मतलब जब कोई भी कंपनी शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाकर सीधे दुनिया भर में बेच सकती है, तो इन बिचौलियों की जरूरत वाकई बची है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। देखने में तो लगता है कि डायरेक्ट जाना ही सबसे अच्छा है। सारा मुनाफा आपका, ग्राहक से सीधा रिश्ता भी आपका। हाँ, कंट्रोल भी पूरा। पर इसके पीछे की लागत को समझिए। अगर आपको पूरे देश में अपना सामान पहुंचाना है तो आपको हर शहर में वेयरहाउस बनाने होंगे, एक बड़ी लॉजिस्टिक्स टीम रखनी होगी, हजारों डिलीवरी को मैनेज करना होगा। इसमें जबरदस्त कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। अच्छा, तो इनडायरेक्ट चैनल उस पूंजी निवेश से बचाता है? बिल्कुल। इनडायरेक्ट चैनल में आप डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के पहले से बने बनाए विशाल नेटवर्क का फायदा उठाते हैं। वो आपके लिए स्टॉक रखते हैं, वो डिलीवरी करते हैं, वो ग्राहक से डील करते हैं। हाँ, आपका मुनाफा हर स्तर पर बढ़ता जाता है, लेकिन आपकी पहुंच रातों रात हजारों दुकानों तक हो जाती है, वो भी बिना कोई बड़ी लागत लगाए। तो ये असल में पूरा मुनाफा और भारी निवेश बनाम बटा हुआ मुनाफा और कम निवेश का फैसला है। ये तो सिर्फ पहुंच की नहीं बल्कि पूंजी के खेल की भी बात है। समझ गया। तो इस डिजाइन का दूसरा हिस्सा है चैनल की लंबाई, यानी आपके और ग्राहक के बीच कितने लोग हैं। यहां भी एक संतुलन साधना पड़ता होगा, है ना? हाँ, और ये नियंत्रण बनाम पहुंच के फैसले से जुड़ा है। एक शॉर्ट चैनल, मान लीजिए कंपनी सीधे रिटेलर को बेच रही है,
उसमें आपका नियंत्रण ज्यादा होता है। हाँ, आप कीमत, डिस्प्ले, प्रमोशन इन सब पर नजर रख सकते हैं। हाँ, मार्जिन भी ज्यादा मिलता है, लेकिन एक लॉन्ग चैनल, जिसमें कई लोग बीच में आ जाते हैं। हाँ, जिसमें नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, उसमें आपका नियंत्रण कम होता जाता है, हाँ। लेकिन आपकी पहुंच छोटे से छोटे कस्बे तक हो जाती है। एफएमसीजी कंपनियां, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर। हाँ, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसी लॉन्ग चैनल के दम पर भारत के कोने कोने में मौजूद है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है, डिजाइन का तीसरा फैसला। बाजार में फैलाव की रणनीति, मतलब कुछ कंपनियां हर जगह मिलना चाहती हैं, कुछ चुनिंदा जगहों पर, और कुछ तो बस एक दो जगहों पर। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी। हर कंपनी चाहेगी कि उसका सामान हर दुकान पर मिले। आप कह रही हैं कि कुछ कंपनियां जानबूझकर कम दुकानों पर अपना माल रखती हैं, इससे तो बिक्री का नुकसान होता होगा। ऊपर से देखने पर तो यही लगता है, लेकिन यहीं पर ब्रांड की रणनीति काम आती है। जो पहली रणनीति है वो है इंटेंसिव या सघन वितरण। हर जगह मिलना। हाँ, साबुन, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक इन चीजों के लिए जरूरी है। ग्राहक इन्हें खरीदने के लिए सोचेगा नहीं, जो सामने दिखा उठा लिया। अगर आपका प्रोडक्ट पास की दुकान पर नहीं मिला तो वो दूसरा ब्रांड खरीद लेगा। यहाँ मौजूदगी ही सब कुछ है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरी रणनीति सिलेक्टिव, मतलब चयनात्मक वितरण, वो क्या है? सिलेक्टिव में कंपनी जानबूझकर अपने डीलर्स की संख्या को सीमित रखती है। जैसे कि प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर ब्रांड्स, वो हर किसी को अपनी डीलरशिप नहीं देते। अच्छा, वो ऐसे पार्टनर चुनते हैं जिनका शोरूम अच्छा हो, जिनके पास जानकार सेल्स स्टाफ हो, जो ग्राहक को एक बेहतरीन अनुभव दे सकें। यहाँ मकसद सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि ब्रांड की एक खास छवि बनाए रखना है। मुझे याद है एक खास तरह का कैमरा खरीदने के लिए मुझे शहर के दूसरे कोने में एक ही दुकान पर जाना पड़ा था। पहले तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा और उन्होंने मुझे 1 घंटे तक कैमरे के फीचर समझाए, तब मुझे समझ आया कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने अनुभव को बिक्री से ज्यादा महत्व दिया। आपने बिल्कुल सही अनुभव किया। और इसकी चरम सीमा है तीसरी रणनीति, एक्सक्लूसिव या विशेष वितरण। एक शहर में सिर्फ एक डीलर। हाँ, एक बड़े शहर या क्षेत्र में सिर्फ एक ही डीलर, जैसे लग्जरी कारें या स्विस घड़ियां। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक्सक्लूसिव डीलरशिप ब्रांड को प्रीमियम और दुर्लभ बनाती है, हाँ, पर कंपनी को उस एक डीलर पर बहुत ज्यादा निर्भर भी बना देती है। हाँ। अगर वो डीलर अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो पूरे क्षेत्र में आपकी बिक्री ठप हो सकती है। ये असल में ब्रांड की छवि और व्यापारिक जोखिम के बीच का एक बहुत बड़ा दांव है। वाह, तो हमने एक शानदार नक्शा, मतलब एक डिजाइन बना लिया है, लेकिन एक नक्शा तब तक बेकार है जब तक आपके पास सही सैनिक ना हो। तो इस चैनल की सेना, मतलब आपके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनको कैसे चुना जाता है? ये सिर्फ एक चेकलिस्ट है या कुछ और भी है? ये चेकलिस्ट से कहीं ज्यादा है, हालांकि शुरुआत वहीं से होती है। जैसे डीलर की वित्तीय ताकत, बाजार में उसकी साख, उसका नेटवर्क और गोदाम की सुविधा, ये सब जरूरी हैं। ये तो बेसिक बातें हो गई। हाँ, ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई है। असली खेल है ये समझना कि क्या उस डीलर का विजन आपकी कंपनी के विजन से मेल खाता है या नहीं। क्या वो सिर्फ मुनाफा देख रहा है या वो आपके ब्रांड को बनाने में एक सच्चा भागीदार बनना चाहता है। तो ये सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता नहीं है, ये एक तरह की बिजनेस पार्टनरशिप है। बिल्कुल, आपका डीलर बाजार में आपका चेहरा है, ग्राहक के लिए डीलर ही कंपनी है। इसलिए सही व्यक्ति का चुनाव करना उतना ही जरूरी है जितना सही डिजाइन बनाना। एक गलत डीलर आपकी सालों की मेहनत से बनी ब्रांड इमेज को महीनों में खराब कर सकता है। ठीक है, तो हमने डिजाइन बनाया, सही लोगों को भर्ती भी कर लिया, लेकिन ये सेना आपके पेरोल पर तो है नहीं, वो स्वतंत्र व्यवसायी हैं। सही बात है। तो उन्हें लड़ाई जीतने के लिए, मतलब अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कैसे किया जाए? मुझे लगता है कि अंत में तो ये सब पैसे का ही खेल होता होगा, है ना? ज्यादा मार्जिन दो और वो ज्यादा बेचेंगे। ज्यादा कमीशन, टारगेट पूरा करने पर बोनस, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब बहुत आम और असरदार तरीके हैं। पर अगर आप सिर्फ पैसे पर निर्भर रहेंगे तो जैसे ही कोई प्रतियोगी आपसे ज्यादा मार्जिन देगा, आपका डीलर उसे बेचने लगेगा।
वफादारी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो पैसे के अलावा और क्या है जो उन्हें प्रेरित करता है? यहीं पर एक मजबूत साझेदारी बनाने की बात आती है। कंपनियां कई तरह से मदद करती हैं। वे स्थानीय विज्ञापन का खर्च उठाती हैं, वे डीलर के सेल्स स्टाफ को ट्रेनिंग देती हैं अच्छा, ताकि वे प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से समझें और बेचें। कई बार वे उनके शोरूम को डिजाइन करने में भी मदद करती हैं। जब एक डीलर को लगता है कि कंपनी सिर्फ उसे माल बेचकर भूल नहीं जाती बल्कि उसकी तरक्की में भी भागीदार है, तो एक भरोसा बनता है। और ये भरोसा पैसे से ज्यादा शक्तिशाली होता है। बिल्कुल। तो अब हमारी एक प्रेरित सेना तैयार है जो लड़ने के लिए उत्सुक है। लेकिन किसी भी सेना में अगर अनुशासन और समन्वय न हो तो सैनिक आपस में ही लड़ने लगते हैं। मुझे लगता है कि एक बड़े वितरण नेटवर्क में भी ऐसा ही खतरा होता होगा। आपने एक बहुत ही गंभीर समस्या की ओर इशारा किया है, चैनल संघर्ष या चैनल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, चैनल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ये तब होता है जब एक ही कंपनी के दो डीलर एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जरा सोचिए, एक ही मॉल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के दो शोरूम हैं। दोनों को बिक्री का टारगेट पूरा करना है। एक डीलर दाम घटाकर ग्राहक तोड़ने लगता है तो दूसरा उससे भी ज्यादा डिस्काउंट दे देता है। इससे तो ग्राहकों का फायदा होगा कुछ समय के लिए, हाँ, लेकिन ब्रांड का क्या होगा? जो प्रीमियम टीवी कल तक 1 लाख का बिक रहा था वो अब 80,000 का मिल रहा है। ग्राहकों के मन में उस ब्रांड की वैल्यू कम हो जाती है। उन्हें लगता है कि कंपनी उन्हें लूट रही थी। इस प्राइस वॉर में अंत में ब्रांड की हार होती है। इसीलिए चैनल समन्वय और नियंत्रण इतना जरूरी है। तो इस पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है? क्या कंपनियां तानाशाही करती हैं? तानाशाही नहीं, बल्कि नियम और व्यवस्था बनाती हैं। इसके लिए स्पष्ट नीतियां बनाई जाती हैं, जैसे हर डीलर का एक तय इलाका होगा। ओके। कोई भी कंपनी द्वारा तय न्यूनतम कीमत से नीचे नहीं बेचेगा। इन्वेंट्री का सही प्रबंधन किया जाता है और सबसे जरूरी है नियमित संवाद। कंपनी को लगातार अपने चैनल पार्टनर से बात करते रहना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। समझ गया। और जब आप नियंत्रण की बात कर रही हैं तो ये भी जानना जरूरी होगा कि कौन सा सैनिक अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कौन सा नहीं। तो प्रदर्शन को मापा कैसे जाता है? क्या ये सिर्फ बिक्री के आंकड़ों का खेल है? बिक्री के आंकड़े तो सबसे पहली चीज है, कितना बेचा, कितना मुनाफा कमाया, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक अच्छा चैनल पार्टनर सिर्फ बेचता नहीं है, वो ब्रांड बनाता है। अच्छा। हाँ, इसलिए प्रदर्शन का मूल्यांकन कई पैमानों पर होता है, जैसे ग्राहक सेवा का स्तर कैसा है, क्या वो ग्राहकों की शिकायतों को जल्दी सुलझाता है, उसकी डिलीवरी की रफ्तार कैसी है, उसका इन्वेंटरी टर्नओवर कितना है। मतलब वो कितनी जल्दी माल मंगवाकर बेच देता है। सही। एक डीलर जो कम बेचता है पर ग्राहक उससे बहुत खुश है, वो उस डीलर से बेहतर हो सकता है जो ज्यादा बेचता है पर जिसकी शिकायतें बहुत आती हैं। ये पूरी प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है, लेकिन बाजार तो हमेशा बदलता रहता है। आज जो रणनीति काम कर रही है जरूरी नहीं कि कल भी करे। जैसे इंटरनेट के आने से जो हुआ, तब कंपनियां क्या करती हैं? क्या ये पूरा ढांचा ढह जाता है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, चैनल अनुकूलन या चैनल अडैप्टेशन। कोई भी वितरण चैनल पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। जो कंपनियां समय के साथ खुद को नहीं बदलती वो खत्म हो जाती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ई कॉमर्स। जब ऑनलाइन खरीदारी शुरू हुई तो कई पुरानी कंपनियों ने इसे नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि लोग दुकान पे आकर ही सामान खरीदेंगे, और वो गलत साबित हुए। मैं एक उदाहरण सोच रहा हूं, जैसे Xiaomi का। उन्होंने भारत में शुरुआत सिर्फ ऑनलाइन, मतलब एक डायरेक्ट चैनल से की। हाँ बिल्कुल। और फिर कुछ सालों बाद उन्होंने पूरे देश में हजारों MI स्टोर्स खोल दिए। मतलब एक विशाल इनडायरेक्ट सेलेक्टिव चैनल बना दिया। ये कैसे फिट बैठता है? ये चैनल अनुकूलन का एक क्लासिक उदाहरण है। Xiaomi ने समझा कि भारत में एक बड़ा वर्ग अभी भी फोन को छूकर और अनुभव करके खरीदना चाहता है। सिर्फ ऑनलाइन रहकर वे उस बाजार को खो रहे थे। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी। हाँ, उन्होंने एक ओमनी चैनल रणनीति अपनाई, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दुनिया एक साथ काम करती हैं। ग्राहक ऑनलाइन रिसर्च करता है और पास के स्टोर पर जाकर फोन खरीद लेता है। आज के दौर में यही लचीलापन और अनुकूलन क्षमता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। कमाल है। तो अगर मैं आज की पूरी चर्चा को समेटूं, तो जो बात मुझे समझ आई है, वो ये है कि चैनल प्रबंधन सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बिजनेस की रणनीति का एक मुख्य हिस्सा है, जो जटिल फैसलों से भरा है। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना, सही पार्टनर चुनना, उन्हें साथ लेके चलना, अनुशासन बनाए रखना, और सबसे जरूरी वक्त के साथ बदलना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। ये सभी टुकड़े डिजाइन, चयन, प्रेरणा,
नियंत्रण, मूल्यांकन और अनुकूलन जब सही ढंग से एक साथ जुड़ते हैं, तभी एक मजबूत और सफल वितरण प्रणाली बनती है। ये किसी भी कंपनी के शरीर में धमनियों के एक स्वस्थ नेटवर्क तरह है, जो हर कोने तक जीवन पहुंचाता है। इसके बिना कितना भी अच्छा दिल, मतलब प्रोडक्ट हो, शरीर चल नहीं सकता। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ के जाते हैं। हमने देखा कि कैसे ई कॉमर्स ने वितरण चैनलों को पूरी तरह से बदल दिया। हाँ, पूरी तरह से। अब भविष्य के बारे में सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जब ड्रोन से डिलीवरी आम हो जाएगी। हर मोहल्ले में छोटे छोटे हाइपर लोकल वेयरहाउस होंगे, या एआई आधारित शॉपिंग असिस्टेंट हमारे लिए खुद ही सबसे अच्छी डील ढूंढकर सामान ऑर्डर कर देंगे। उस दुनिया में किसी कंपनी के लिए सही जगह पर होने का मतलब क्या होगा? क्या जगह की ये भौतिक अवधारणा ही हमेशा के लिए बदल जाएगी?